सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने तब्दीली का सुरमा बड़ी चाव से अपनी आंखों में लगाया था, दिल थाम करके खबर सुने जो मैंने घर में नहीं बनाई। तब्दीली वाले रियासत नाम नेहाद मदीना कायम कर चुकने वाले F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख करके कर्जा लेने चले हैं। सुभान अल्लाह। और लाओ तब्दीली, वो तब्दीली सरकार जो नून लीग पर मुताद्दिद अहम इमारात गिरवी रखकर पैसों कर्जों के हुसूल का दावा कर चुकी, इल्ज़ाम लगा चुकी, मुताद्दिद बयानात इस हवाले से सामने आए, लेकिन आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे 2 साल इस चैनल में होने को आए, पिछले 2 साल पिछले चैनल में था। इतने अरसे 2.5 साल में हुकूमत के इसमें कोई एक रेफरेंस, कोई एक पेपर नहीं आया जिससे यह साबित होता हो कि पिछले वाले भी यही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है तब्दीली सरकार। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्जा लिया जा चुका। 500 अरब रुपए। यही सिकूक बॉन्ड्स का चक्कर इसहाक डार ने चलाया था। इसहाक डार पर तबर्रा अपनी जगह, उन्हीं के नक्शे कदम को फॉलो कर रही है ये तब्दीली सरकार। और जाहिर है कि इस खुशफहमी में अगर आप पड़ जाते हैं कि ये 500 अरब रुपए आपको और मुझे हमारे घरों पर मनोसलवा उतारने के लिए लिया गया है, तो आप मुंह धो रखिए या किसी अच्छे दिमागी मुआलिज का रुजू कीजिए। ये रकम सरकार की उन्हीं अल्ले तल्लों पर जिस पर आज से पहले चोरों और डाकुओं के दौर में उड़ती रही है। दूसरी खबर, एक और प्रोपेगेंडा हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर यह खबर सही है तो फिर वावेला किस चीज का। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा कह रही हैं कि सरकारी जमीन नून लीग के एक रहनुमा से वागुजार कराई गई है 1.25 अरब रुपए की। उन्होंने बताया कि कुछ रिश्वत वगैरह के भी मामला जो है वो इस एक रहनुमा के हवाले से सामने आए हैं। 1.25 अरब रुपए की ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा था जिसे उस्मान बुज़दार सरकार ने वागुजार कराया है। अगर तो ऐसा ही है, अगर के सीगे के साथ मैं कह रहा हूँ, तो अहसन कदम है। फिर नवाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि जबर के दिन अब थोड़े हैं। हो सकता है ऐसे ही हो। फिर क्या ज़रूरत थी मरियम नवाज साहिबा को ये कहने की कि हुकूमत इंतकाम ले रही है। ये इंतकाम तो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा, ऐसा गुमान किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार की ज़मीन थी तो किसी की जुर्रत कैसे हुई उस पर कब्जा करने की। दूसरी जानिब पेशावर की लूली लंगड़ी BRT के मुजिद, जिनको उनके मशकूक किरदार के बावजूद एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऑब्जेक्शन के बावजूद प्रमोशन दे करके बाकायदा एक ज़बरदस्त सी तगड़ी सी वजारत दे दी गई है, उनकी ज़रा सुनिए और सरधुनिए। कहते हैं सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खात्मे की बात करना गलत है। मेरा दिल चाह रहा है कि ये प्रोफेशन त्याग करके आलू छोले बेचूं, क्योंकि यहां रिसर्च करने की नौबत ही नहीं आती। हर दूसरे दिन ये सरकारी लोग एक ना एक ऐसा भंड मारते हैं, ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि जिस पे आदमी सोचता है कि हंसूं या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करूं कि जिससे सबकी तबीयत हरी हो जाए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरे मुल्क का चक्का जाम करके रखा था। बाबाए PTI के दिए हुए कंटेनर से इन्होंने पाकिस्तान का धड़म तख्ता कर दिया था। वो जिनको सदारती इस्तिस्ना दे करके और ऐवाने सदर में बिठा रखा है, वो कराची की शारा फैसल इस तरह से बंद करवाते रहे हैं कि जिस तरह से कोई जय्यद, आप समझ लीजिए शरीफ आदमी की जिद क्या होती है आप जानते हैं। पार्लियामेंट हमला केस में खुद वजीर आजम को बरी किया जा चुका, लेकिन क्या यह बरात दुरुस्त थी? मेरा ख्याल है इसका जवाब भी आपको पता है। यह बात तो खैर वजीर आजम को भी पता है, लेकिन मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए अपनी हिस्से मजाक का सबूत दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को घर भेजना जरूरी हो गया है।
कहते हैं आखिरी धक्के की ज़रूरत है। बात ठीक है, लेकिन ये धक्का लगाएगा कौन? बिलावल साहब तो कह रहे हैं हम चाय पी करके हुकूमत को डराएंगे। अब ये एक अजीब सी बात है, उस चाय में आप ऐसे क्या लवाजमात शामिल करेंगे जिससे इमरान खान सरकार डर जाएगी? ये कोई मुस्तनद शेफ बता सकता है, इस पर मैं तो जाहिर तबसरा करने से कासिर हूं। दूसरी जानिब एक और हुकूमती अनमोल रतन खुशामद का आला तरीन एजाज, बल्कि यूं कहिए खुशामद का वर्ल्ड कप ले उड़े। ये वो मौसूफ हैं जिन्होंने खुद इमरान खान के बारे में इस कदर रकीक बातें की हैं, ऑन एयर हो चुकी हैं। यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो आप खुद ही अपना मुंह शर्म से छुपा लेंगे। लेकिन मेरे सरकार का हुस्न ज़न या मजबूरी सुनिए। एक अहम मनसब, एक अहम वजारत दे रखी है क्योंकि इन पर बस शायद नहीं चलता। मुताद्दिद मरतबा सियासी जमातें तब्दील कर चुके हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की आंख के नैन तारे थे और एक मरतबा फिर अपनी वफादारियां बदलते हुए पीटीआई में जमाने से मौजूद हैं। कहते हैं किस माई के लाल की जुर्रत के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाए। अब हुकूमत की गर्दन का ये सरिया कौन निकालेगा? वो अपोजिशन जिसके मुंह में दांत है ना पेट में आंत। नीम दिली से किए जाने वाले कोई भी काम का कोई रिजल्ट आएगा, यह है आज का मौजू। मेरे साथ मौजूद हैं अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पहली मरतबा शरीक गुफ्तगू होंगे अली परवेज मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। उम्मीद करूंगा कि आगे भी दर्शन देते रहेंगे। अकरम चीमा साहब के पास जाएंगे। अकरम चीमा साहब, मिजाज बखैर हैं सर? जी आरफी सर, पूछना यह था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बारे में तो आप बताते रहते हैं, आपको बाकायदा टास्क भी असाइन किया हुआ है वज़ीर आज़म साहब ने। सोशल मीडिया ब्रिगेड को भी ये असाइनमेंट दी जाती रही है मुतअद्दिद मरतबा कि नवाज लीग और आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत के जो कारनामे हैं उनको उजागर किया जाता रहे। ये अलग बात कि अपनी परफॉर्मेंस देने की नौबत शायद ही कभी आती है हुकूमत की। सर फिर भी अगर वो बुरे थे तो उनके नक्शे कदम पर चलना क्यों ज़रूरी था? ये इमारतें गिरवी रखने का सिलसिला अगर उन्होंने शुरू किया था, उसके दस्तावेजी सबूत अब तक तो नहीं आए। उससे भी कता नज़र ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत, इसके एवज 500 अरब रुपए का जो कर्जा लिया था, इसमें से सिर्फ 500 रुपए का हिसाब आप मुझे दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, जिस तरीके से इस मुमलकत खुदादात को गिरवी रखा गया साबका दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक उन मसाइल से नबरदमा होने में लगी हुई है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है कर्ज़ों की जिनको वापस करते करते मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो मौजूदा हालत हुई है और इसको जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके रोका है और मैनेज किया है और पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो कुछ इस मुल्क के साथ कर दिया गया, जिस तरीके से इस मुल्क को गिरवी रख दिया गया। सर ठीक है, देखिए मेरा पॉइंट पूरा ये तो हम 2.5 साल से सुन रहे हैं कि वो बहुत बुरे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ये गीत अब पुराना नहीं, वो नया कुछ डालें, कोई नया मंजन लाएं। ठीक है, मैं मानता हूं। क्यों लाएं? अच्छा, मैं एग्री करता हूं ना, जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, मौजूद है अपनी जगह पे। सर एग्री कर लेता हूं बगैर किसी बहस के, ऐसे ही थे वो लोग। बस आगे बढ़े, 500 रुपए का हिसाब दीजिए। वो 500 अरब रुपए कहां गए? कर्जा उतारने के लिए एक और इमारत गिरवी रख करके फिर कर्जा ले लिया और फिर कर्जा चुकाया जाएगा। उससे कितना कर्जा लिया जाएगा और वो कर्जा किसके, आप समझ रहे होंगे कौन चुकाएगा? 500 रुपए का हिसाब मांग रहा हूं, 500 अरब रुपए का नहीं। देखिए आरफीन, मैं ना तो वजारत ख़जाना का तर्जुमान हूं और ना ही ये मेरी नॉलेज में जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मुझसे ये क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। डन हो गया सर, डन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। अब हम जाएंगे अल्लाह आपको नेकी दे अली परवेज मलिक साहब के पास। अली परवेज मलिक साहब, सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं, मुझे साफ सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। मैं आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं सुन सका आरफीन साहब, बट अब आवाज़ क्लियर है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर ये पूछना था कि अगर तो सरकारी ज़मीन ही वागुजार कराने का मामला है तो उस पर इतना शोरो गुगा, इतना वैवला किस कदर, क्यों? मतलब उस पर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जुल्म और जबर के दिन थोड़े हैं, मरियम नवाज ने इसे सियासी इंतकाम करार दे दिया। जनाब मन, ये मामला क्या है, ज़रा कुछ रहनुमाई फरमाइएगा।
देखें, अगर ये जो हमारे जो आज लाहौर से MNA अफजल खोकर साहब जिनके घर के ऊपर LDA ने आज धावा बोला है, अगर आप उनसे उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी आपको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उस समझती थी कि वहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड लैंड उनकी पोजेशन के अंदर है तो उनको कम से कम कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर्स उन मेंबरान के पास मौजूद थे, कम से कम उनको एक दफ़ा पढ़ तो लेते ना। जो अफजल खोकर साहब के वकीलों ने बार बार वहाँ पे LDA और लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान को पेश किए कि भाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि इस मामले को जब कंक्लूसिवली सेटल हो जाएगा तो आप ज़मीन अपनी ज़रूर पोजेशन उसका ले लीजिएगा। पर सिर्फ इसलिए कि PDM की तहरीक के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफादारी के अंदर अफजल खोकर साहब और उनकी सारी फैमिली मजबूती के साथ खड़ी हुई थी, आप अपने सियासी मुखालफीन को अगर इस किस्म के इदारों के थ्रू टारगेट करेंगे तो वो किसी भी महज़ब माशरे के अंदर उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा। ये वही झलक है जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के केस का फ़ैसला सुनाया, उसके अंदर लिखा कि आप नैब को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालफीन को टारगेट करने के लिए। ये वही चीज़ है जो बशीर मेमन साहब ने बताया हमें इंटरव्यू के अंदर कि वज़ीर आज़म साहब बुला के उनको कहते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ FIA को इस्तेमाल करो। तो ये वो जहनी पुख्तगी है जिसकी अक्कासी एक दफ़ा फिर आपको लाहौर के अंदर नज़र आई है। और इससे पहले जो अगर आप गुफ्तगू कर रहे थे, जो कर्ज़ों के सिलसिले की आप चीमा साहब से बात कर रहे थे, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसके ऊपर भी चंद बातें आपको कहता जाऊँ। जनाब मन प्लीज़। बात इस तरह से है आरफीन साहब के जो खसारे हैं ना, जब हुकूमत अपनी तर्ज हुक्मरानी बेहतर करती है तो खसारे और कर्ज़े खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब को मैं सिर्फ ये याद दहानी करा दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो आखिरी साल था ना, जिसको आप इलेक्शन ईयर कहते हैं, जिसके अंदर हुकूमतें आप जानते हैं बेपनाह अखराजात करती हैं ताकि इलेक्शन के अंदर वो एक मजबूत विकेट के ऊपर इलेक्शन के अंदर जा सकें। उस साल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो खसारा किया था वो 2200 अरब का था। ये जो आज के काबिल हुक्मरान आए ना, जो हमें तर्ज हुक्मरानी के लेक्चर देते थे कंटेनर के ऊपर खड़े होके, पहले साल इन्होंने जो खसारा किया 3500-3600 अरब का। अगले साल जो दूसरा साल था इनका जो कंप्लीट हुआ 3400 अरब का खसारा किया। तो जब आप इस किस्म के जब खसारे करते हैं तो कर्ज ने तो बढ़ना ही है ना। और मैं यहाँ पे चीमा साहब के गोश गुजार करता जाऊँ कि ये रिकॉर्ड की जाके तसल्ली से जांच कर लें। मैं इनको यहाँ पे चैलेंज करके जा रहा हूँ कि इनकी हुकूमत इतनी नालायक है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें, उनका जो कर्जा है वो एक साइड पे कर लें और पिछले 2-2.5 साल का जो कर्जा है वो एक साइड पे कर लें, तो इन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर उससे भी ज्यादा कर्जा ले लिया जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 हुकूमतों के अंदर लिया। सर आपका नुक्ता आ गया, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं हसन मुर्तजा साहब के पास जाना चाहूंगा। अली परवेज मलिक साहब, सर मैं आपकी जानिब आता हूं। हसन मुर्तजा साहब, सर जहमत के लिए अजहद माजरत, आपको इंतजार की जहमत उठानी पड़ी। सर स्ट्रेट मुद्दे की बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हुकूमत को आखिरी धक्के की ज़रूरत है, घर भेजना ज़रूरी हो चुका। सर ये बात तो पहले दिन से जाहिर है, PDM की तश्कील भी इसी मकसद के तहत हुई थी। लेकिन सर ये हुकूमत गिराने का कौन सा तरीक़ा है कि हम जलसे जुलूसों के बजाय चाय की दावतें करें? ये कल के प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया था ये मौजू। बिलावल साहब का कल का बयान अगर आप सामने रखें, आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब खुद एक पेज पे नहीं है। ये कह रहे हैं हुकूमत को घर भेजना है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाय की दावत से डराएंगे। सर इंतहाई शदीद कंफ्यूजन है खुद पीपल्स पार्टी में। PDM को तो चलो छोड़ें आप। आरफीन साहब, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पीपल्स पार्टी जो है वो किसी वक्त भी अलहदा नहीं रही, वो हमेशा अपनी क़यादत के साथ रही है और क़यादत के अंदर भी कोई इख्तलाफ राय नहीं है। एक ही बात है, जहाँ तक ताल्लुक है चाय की दावत, वो आप कह रहे हैं, हमने चाय की दावत का नहीं कहा, हमने इन हाउस चेंज की बात जरूर की है। और इन हाउस चेंज जो है वो हमारे PDM के उस अलामिये का हिस्सा है, जो हमारा रेजोल्यूशन पहले दिन जिस पे हमने साइन किए उसका हिस्सा है कि हम तमाम जो हमारी जमहूरी और आईनी ऑप्शंस हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें कोई अभाम ही नहीं है।
अगर चेयरमैन बिलावल एक बात करते हैं तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो जरदारी साहब से कोई इख्तलाफ कर रहे हैं। और जरदारी साहब अगर ये कहते हैं कि जलसे जुलूस और आखिरी धक्का, तो वो आखिरी धक्का नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, वो आखिरी धक्का जो है वो तहरीक की सूरत में भी हो सकता है। तो इसलिए कोई अभाम नहीं है, उसमें अभाम पैदा किए जा रहे हैं इस तहरीक को कमजोर करने के लिए, इस तहरीक को अपने जो मकासद है उनके हसूल के लिए उसके रास्ते पे रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वगरना ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल जी आप कुछ कह रहे हैं? जी जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी, पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल पीडीएम का हिस्सा है और पीडीएम के फैसलों की पाबंद है। जो फैसले पीडीएम करेगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, उनसे पहले खड़ी होगी। किसी जगह पर भी हम पीडीएम को ये नहीं सोच सकते कि उनके फैसलों के हम कोई बरअक्स कोई फैसला कर ले, या किसी जगह पर भी कोई डील या कोई पीपल्स पार्टी के बैकडोर जो चैनल्स हैं वो कोई यूज करो, कतई ऐसी बात नहीं है। ये पीडीएम को कमजोर करने की बात है और पीडीएम के मौकफ को उस वक्त तकवीयत मिलती है जब हुकूमती स्पोक्स पर्सन जो है, उनके वुज़रा जो है, जब वो टीवी पे आते हैं और वो बात करते हैं तो उन्होंने कभी महंगाई की बात नहीं की, उन्होंने कभी कोई पॉलिसी की बात नहीं की, उन्होंने कभी तहरीके इंसाफ की जो अचीवमेंट्स हैं इन 2.5 सालों में कभी उस पर बात नहीं की। वो हमेशा पीडीएम को डिस्कस करते हैं, हमेशा पीडीएम के रहनुमाओं की किरदार कशी की बात करते हैं, हमेशा वो एनआरओ की बात करते हैं, हमेशा। सर आपका नुक्ता आ गया, लेकिन यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दी गई है। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और इनका अहाता करेंगे हसन मुर्तजा साहब, अकरम चीमा साहब और अली परवेज मलिक साहब के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अकरम चीमा साहब। सर आपकी जानिब जाऊंगा, ये मुझे बताइए, एनआरओ नहीं दूंगा लेकिन उसके बावजूद भी दिया। मैं बात कर रहा हूं चौधरी बरादरान की, जिन्हें अपोजिशन में कंटेनर पर से आपको नज़र आता था कि वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और पता नहीं क्या क्या है। उस वक्त कातिब तकदीर ने आसमानों पर एक और फैसला लिख दिया था। मगर क्या कहिए कि बहरहाल सियासत में सब कुछ झेलना पड़ता है। अब उन्हीं को नेकोकार करार दे दिया है और नैब में जितने भी केसेस थे वो वापस हो गए हैं। आप समझ रहे होंगे फ़ाइल वगैरह सब बंद हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि एहतसाब का सफ़र जो है वो चैन से कटेगा। अब दूसरी जानिब पीटीआई पंजाब से सेनेट की एक सीट काफ लीग को देने पर आमादगी का इजहार भी किया गया है। रावी चैन ही चैन लिखता है, इसका मतलब है गुड गवर्नेंस का ये सफ़र ताहाल जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफिन, जिस तरह आप बात कर रहे हैं इस तरह का कोई मामला नहीं है। इस वक्त जो असल सूरत हाल है पीडीएम की वो आप सबके सामने है। ये बेसिकली ये दोनों पार्टियां इस वक्त खुद आपस में एक दूसरे को एक्सपोज करने की जंग के अंदर मसरूफ़ हैं और इनको फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो इनको परेशानी है, आपने देखा होगा कि अभी बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। ये भी एक इनकी आपस की एक कंट्रोवर्सी है, आपस की एक साजिश है एक दूसरे को एक्सपोज करने की। पीपल्स पार्टी को ये बात अच्छी तरह पता चल चुकी है कि ये जो इस्तीफ़ा मुहिम चलाई गई थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 40% इस्तीफ़े मौसूल हुए थे, सिर्फ ओनली 40%। 60% लोगों ने इस्तीफ़े ही नहीं दिए थे और इसीलिए आज ये उसको एक्सपोज करने के लिए अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि PMLN के लोग उनके साथ नहीं हैं। अगर अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो वो डेफिनेट नाकाम होगी और इसमें PMLN एक्सपोज होगी। तो ये तो PDM का तो बहुत अरसा पहले ख़त्म हो चुका था। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी जो ताकत है
वो आपस में एक दूसरे को एक्सपोज करने के ऊपर लगी हुई है। और आप अभी ये देख लीजिएगा सेनेट के जो आने वाले इलेक्शन है, इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो अच्छा, दूध और पानी पे मुझे याद आया, सवाल था मेरा, पंजाब में जो आप ब्लैकमेल हो रहे हैं और सेनेट की एक नशिस्त काफ लीग को दे रहे हैं, पहले एक वजारत के ऊपर फड्डा पड़ गया था, फिर वो वजारत दे करके बात टली, उसके बाद फिर चौधरी बरादरान को एनआरओ दिया गया, और अब ये काफ लीग की जो है वो एक सीट भी सेनेट से पक्की हो गई है। इस पर जरा देखिए मैं आपको बताऊं, ये वो चोर डाकू थे पिछली हुकूमत में। ये जो काफ लीग को आप वजारत की बात कर रहे हैं, ये सरीहन गलत कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ तारिक बशीर चीमा साहब वजीर थे, ठीक है। आज तक मैं इस बात का गवाह हूं कि आज तक PMLQ ने कोई भी वजारत और नहीं मांगी। ये तो सिर्फ एक मीडिया ट्रायल चल रहा था, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे जो मोनस इलाही, उनका एक मीडिया ट्रायल चल रहा था, उनका नाम उछाला जा रहा था कि जी वो वजारत मांग रहे हैं। आपस की बात है, ये नाम तो उनका जितना आप लोगों ने उछाला है उतना किसी ने भी नहीं उछाला। चोर डाकू इमरान खान नहीं कहा था उनको, ये किसी और ने कहा। देखिए ये मैं इस चीज़ के अंदर नहीं जाऊँगा कि किसने क्या कहा था, उस वक्त झूठ बोला था, ये अब फरागत पाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चोर डाकू नहीं थे हैं? वो चोर डाकू नहीं थे। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह। तो फिर इमरान खान ने उस वक्त क्यों कहा था जब वो कंटेनर पे घूम रहे थे कि ये चोर और डाकू और पंजाब को लूट लिया और फलान निकाल? देखिए मैं तो ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ बात, मैंने इससे पहले तो नहीं आई लव यू नहीं, मैंने इससे पहले तो मैंने ये बात नहीं सुनी कि इमरान खान साहब ने ये कहा और वो कहा। देखिए इन बातों को छोड़ के आपको जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और उन चीजों पे आना पड़ेगा, फिर जाके आप। मैं आपकी तरफ आता हूँ। अली परवेज मलिक साहब, सर आपकी मुस्कुराहट पे दिलो जान गुर्दा कलेजी सब कुर्बान। सर ये बताइए, आप अपनी याददाश्त को अगर खंगालते हैं तो आपको मेरी इस बात में, इस सवाल में कोई लॉजिक नज़र आती है या मैं फ़रोई बात कर रहा हूँ? वाकई चौधरी बरादरान के हवाले से इमरान खान साहब ने कभी जो है कोई बात नहीं की? देखें आरफीन साहब, वो मेरे ख्याल से बच्चा जानता है कि इमरान खान साहब जो थे वो काफ लीग के जो हमारे चौधरी बरादरान हैं उनके बारे में क्या जज्बात रखते थे। और इसकी छोटी सी अक्कासी आपने उस वक्त भी देखी जब चौधरी शुजात साहब अपनी ज़िंदगी की कश्मकश में थे और वो जर्मनी के अंदर ट्रीटमेंट करा के वापस आए थे, और इमरान खान साहब ने लाहौर के बेपनाह दौरे किए और उन्होंने इस हद तक तकलीफ़ भी नहीं की कि फ़ोन करके उनका हाल पूछ लेते। और इसको जब आप उससे कंपेयर करें कि जब ये पंजाब के अंदर हुकूमत बनाना चाह रहे थे तो किस तरह से उनके घर के बाहर बैठते थे और इन्होंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले थे। और जहां तक मैं जानता हूं और मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ था तो इन्होंने उनके साथ 2 वजारतों का कंफर्म भी किया था, और जब उनकी सपोर्ट ले ली उसके बाद इन्होंने उस बात के ऊपर यू टर्न ले लिया था। तो अब मेरे भाई चीमा साहब यहाँ पे उस बात को माने या ना माने, मेरे ख्याल से बच्चा इस बात को जानता है। गुजारिश ये है कि ये जो मर्जी अपनी ओपिनियन और जज्बात काफ लीग के बारे में रखते हैं, जो बुनियादी नुक्ता आरफीन साहब वो ये है कि इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। देखें सर, ये बहुत ही काबिल एतराज़ जुमला है। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में गैर मुहज़्ज़ब किस्म का जुमला है। मैं माजरत कर लेता हूँ, मैंने लिटरली नहीं कहा जी। और सर चीमा साहब मैं माजरत कर, मैंने लिटरली नहीं आपको कहा, मैंने जो जबान जो आपको मिसाल जिस तरह देते हैं उस अंदाज में कहे, हर चीज को लिटरली मत ले ले। गुजारिश ये कर रहा हूं, जब आपको किसी इंसान की जरूरत पड़ती है आप उसको सरों पे बिठा लेते हैं। क्या अब ठीक है? बुनियादी नुक्ता तो वही है ना जी। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का कोई मजाक उड़ाने के लिए, तमस्कर उठाने के लिए तो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। मैंने तो आपको एक नुक्ता या एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक हो गया अली परवेज मलिक साहब, सर आपका नुक्ता आ गया। तो इसीलिए बात यह है कि हमें जी चलें। हसन मुर्तज़ा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, एहसन इकबाल साहब ने आज जिसको कहते हैं बल्कि कल ही एक तुर्की बतुर्की जवाब दिया है बिलावल साहब को। बिलावल साहब ने जो बयान दिया था जिसका जिक्र मैंने पिछले सवाल में किया, एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जी पहले अपने नंबर्स जो हैं वो शो करें, क्योंकि पिछली मरतबा की तरह ये एक और सियासी खिफ़त उठाने या हजीमत मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही फील्डिंग कर दी थी बिलावल साहब के बयान के बाद। उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो हम किसी और ऑप्शन पर भी गौर कर सकते हैं। सर एहसन इकबाल साहब ने बात तो लॉजिकल की है, नंबर गेम के ऊपर अगर आ जाएं तो मेरा ख्याल है अच्छा ना होगा। इसमें कोई शक नहीं है जी कि वो एक सियासतदान है और हर चीज को वो देख रहे हैं। उनके
बयान को हमें मुस्बत लेना चाहिए। अगर उस पर एहसन इकबाल साहब ने ये बात की है कि हमें अपने नंबर्स जो है वो देखने चाहिए, तो इसमें शक नहीं, पहले जो एक हमें इतनी बड़ी सिफत उठानी पड़ी, बेशक वो इलेक्शन जो था मिसमैनेज हुआ और जिस तरीके से हुकूमत ने उसमें नतायज बदले, वो 2018 का रिकॉर्ड भी तोड़ गए और वो सारी वीडियोस भी लोगों ने देखी। तो ये सारे खदशात जो है इनको मद्देनजर रख के एहसन इकबाल साहब ने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो बात की है, वो बिल्कुल हमें उस पर गौर करना चाहिए। और कतन उसका ये मकसद नहीं है कि पीडीएम खत्म हो गई है, ये बयानात और ये तजावीज़ात जो है ये आती रहती हैं और इनको सियासी और जमहूरी तरीके से हल किया जाता है। पहले जब रिजाइन की बात हुई, पीपल्स पार्टी कहती थी कि रेजिग्नेशन हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, वो तो लास्ट ऑप्शन है। जद्दोजहद में अगर किसी जगह हमें इस्तीफे देने पड़े तो हम इस्तीफे देंगे, फिलहाल तो हम इस्तीफा लेने निकले हैं। तो इसी तरीके से वो मीटिंग हुई और उसमें हमने सारों को कायल किया कि इस्तीफे देना मुनासिब नहीं है। तो अब भी इंशाल्लाह ताला जो पीडीएम फैसला करेगी, पीपल्स पार्टी भी वही करेगी जी। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है, ये इन हाउस चेंज का ऑप्शन भी मौजूद है, हर चीज जो है वो हमारे सामने है। ठीक है, तमाम कार्ड्स ओपन है। अकरम चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा का बयान है कि वज़ीर-ए-आज़म के हवासों पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो सवार हैं। सर इतनी बड़ी फ्लाइट है बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म के असाब पे सवार हैं? असल में शाजिया मरी साहिबा जो हैं वो इस बुनियाद पे कह रही हैं कि जो गुज़श्ता 12 साल से सूबा सिंध के अंदर जो बेहतरीन किस्म की हुकूमत कायम है और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं यहाँ पर, और जो इतनी बेहतरीन किस्म का मास ट्रांजिट प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, हर घर में पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, और जितने भी कारनामे इनके जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो इस काबिल हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि अब पूरा पाकिस्तान का इक़्तिदार हमें मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी, ऐसी सोच रखते हुए भी, ऐसा दावा करते हुए भी एक मीडिया के ऊपर बैठ के। जो हालत सूबा सिंध की इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर है, इससे कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता। कराची जैसा शहर, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में मेट्रोज़ चल रही हैं, पेशावर जैसे शहर में मेट्रोज़ चल रही हैं, मेरे शहर में अच्छी खासी कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन चलती हुई बंद करके आवाम को चंगची पे ले आए ये लोग। पीने का पानी मेरे शहर के अंदर नायाब है। K4 का मनसूबा गुज़श्ता 20 साल से इल्तिवा का शिकार है। उसके ऊपर जो फेडरल का फंड था वो पैसे आने के बावजूद उस मामले को विफाक और सूबे की जंग तो मुराद अली शाह और अली जैदी की उस झगड़े से भी जाहिर नहीं हो गई कि वो जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज फलाना ठिकाना, वो सब वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख लिख की शिकायतें हो रही हैं? नहीं, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर अमल दरामद के लिए जो तरीक़ाकार तय हुआ था उसमें ये था कि जितने भी कराची के इदारे हैं जिनको गसब करके, जिनके हकूक को गसब करके, वो ठीक है, लेकिन आप दोनों की ये पीपल्स पार्टी ये बात हुई थी कि जो रिफ्ट है अली जैदी और मुराद अली शाह की बॉडी लैंग्वेज से, उनके खुतूत से जाहिर है। कोई जाती रिट नहीं है, सिर्फ मसाइल के ऊपर बात है, मसाइल इशूज़ के ऊपर बात है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर ये चीज़ तय हुई थी कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत जितने भी इदारे हैं जिनकी हैयत को तब्दील किया है पीपल्स पार्टी ने बज़ोर ताकत, उनको वापस एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उनकी असल पोजीशन में लाया जाएगा ताकि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर अमल दरामद हो, कानून साजी होती रहेगी। तो अली जैदी साहब ने जो चीफ मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन किया था, सिर्फ ये क्वेश्चन किया था कि शाह साहब प्लीज़ मुझे बता दें कि जनाब ये वैसे आपस की बात है, वो इतने इदारे कब तक ये इदारे वापस हो जाएंगे, कोई एक तारीख दे दें। तो इस बात पे वो शिकवा हो गया और उन्होंने कहा कि जी ये वो इतने हम्बल है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं और ये करा रहे हैं और वो करा रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, बातें हैं तो फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं अली परवेज़ मलिक साहब। जनाब मन, ये मुझे बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं किस माई के लाल की मजाल के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाए। सर, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? आरफीन साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जो आपने पहले चीमा साहब से गुफ्तगू की ना, मैं उसके ऊपर जवाब दे दूं। देखें, चीमा साहब एक अच्छे आदमी हैं, मैं इस चीज़ की तो कदर कर सकता हूं कि वो अपने शहर के बारे में जो जज्बात रखते हैं, पर मैं आपके चैनल की वसादत से इनसे गुजारिश ये करूँगा, यहाँ पे पंजाब के अंदर, मेरे शहर के अंदर जो इन्होंने वसीम अकरम प्लस को नाफिज किया हुआ है, जिसने इस खूबसूरत शहर को एक कूड़े का ढेर बना दिया है, जहाँ पे हर अस्पताल के बिस्तर के ऊपर 2-2, 3-3 मरीज़ पड़े हुए हैं, जिसने लाहौर के अंदर, आप जानते हैं, सरकारी जो यहाँ पे सड़कें हैं सारी टूट फूट का शिकार हैं, यहाँ पे 2-2 दिन पानी बारिश का नहीं यहाँ से निकलता। तो काइंडली अपने वसीम अकरम प्लस को कहें कि वो अपनी जिम्मेदारी का भी तो थोड़ा सा एहसास कर लेना। और यहाँ पे शहबाज शरीफ ने जो मियाँ नवाज शरीफ की विजन के तहत इस शहर को, इस सूबे को खूबसूरत बनाया था, उसको कम से कम अगर बेहतर नहीं कर रहा तो कम से कम बदतरी से तो बचा लेना। अब जहाँ तक आपका सवाल कि फवाद चौधरी साहब का इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, तो मेरी गुजारिश ये है कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर आरफीन साहब जिस किस्म की तर्ज हुक्मरानी हमने पीटीआई के अंदर देखी है ना, उसमें देखें इनके जो इत्तेहादी या इनकी जो बैसाखियाँ हैं, उनकी सियासी मजबूरी बन गया है कि वो इनसे एक एक करके पीछे हों। आपने क्या ये नहीं सुना जिनको ये आज टिकट देने जा रहे हैं सेनेट का, काफ लीग के कामिल अली आगा साहब, उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर आके कहा कि आज के हुक्मरान इतने नालायक हैं कि अगर हम इनका इत्तेहादी बन के अपने हलकों में जाते हैं तो हमें अंडे पड़ते हैं। तो हम जब पीडीएम की तहरीक के जरिए अवामी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक एक करके इनकी बैसाखी खुद ब खुद पीछे हो जाएगी। और ना सिर्फ इनकी अपनी बैसाखियां पीछे होंगी, इनके जो मेंबरान असेंबली के अंदर बैठे हैं उनको भी ये सियासी सर्वाइवल की बात बन जाएगी कि जी वो अपोजिशन का साथ दें और इनको अपने वजन तले खुद गिरने दें। ये आज आए कल है, डायरेक्शन यही है, क्योंकि ये गवर्नेंस के अंदर लोगों की जो जिंदगियां बेहतर करने के अंदर बिल्कुल फेल हो गए हैं। और अब अपोजिशन को ये जो तहरीक है इसको मंतकी इंजाम तक लेके जाना पड़ेगा। राइट सर। हसन मुर्तज़ा साहब, बज़ाहिर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज़ आइडियल तो होती नहीं है कि ये हुकूमत खुद अपने बोझ तले गिरेगी। सर, खबर है कि एक हफ्ते में घी और दालों समेत 19 घरेलू अशिया महंगी, और उसके बाद फिर तफसील है कौन सी चीज़ कितनी बढ़ गई है। सर, जहां आप लोग हैं, जो हमारे लीडरान करामे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाको नहीं मर रहा, लेकिन अवाम की हालत पतली है। आप तो मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उमूमी बात कर रहा हूँ। नॉर्मली अपनी पराडोज से, लैंड क्रूज़र से ज़िंदगी जिस तर्ज की नज़र आती है, पैदल चलते हुए आदमी का ज़ाविया निगाह वो होता नहीं है। इसलिए ये इत्मीनान आप लोगों का समझ में तो आता है, लेकिन सर हज़म कैसे करेगा वो एक आम आदमी जिसे महंगाई की बोझ तले न सिर्फ दबा दिया गया है, बल्कि कल वज़ीर आज़म साहब ने इस्तक़लाल का आला तरीन मुज़ाहरा फरमाते हुए कहा है कि बिजली सस्ती नहीं कर सकते क्योंकि कर्जे जो है वो बढ़ने का अंदेशा है। देखें, बात का भी इसी में जवाब होगा, जैसे अभी चीमा साहब ने कहा कि शर्म आनी चाहिए इनको, तो मैं तो कम ही इस्तेमाल करता हूँ जब जरूरत पड़े या कोई मजबूर करने पड़ते हैं। और जैसे अली परवेज ने कहा कि जरूरत गधे को भी अब बना लिया जाता है, ऐसे अल्फाज जो है वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं के नॉलेज के लिए मैं आज करना जरूरी समझता हूँ कि कराची में इन्होंने जिंदगी देखी, सारा कुछ देखा, इन्हें NICVD नजर नहीं आया होगा, इन्हें साइबर क्राइम भी वहाँ पे नजर नहीं आया होगा, इन्हें जो तादाद में उस शहर में अंडर पासेज और फ्लाईओवर्स बने हैं वो भी इनको नजर नहीं आते होंगे। और जिस शहर को ये BRT कह रहे हैं कि पेशावर जैसे शहर में भी BRT चल रही है, तो उस BRT पे इन्हें स्टे भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि BRT स्टे किसने लिया हुआ है, इनको मालूम चप्पा वाला भी नजर नहीं आ रहा होगा कि उस पे स्टे किसने लिया हुआ है। ये सारी वो चीजें हैं जो इनको देखनी चाहिए, जो इनको एड्रेस करनी चाहिए। और जिस महंगाई का आप बात कर रहे हैं वो इन्हें कहाँ याद होनी है, इन्हें तो वो भी कंटेनर वाली बात याद नहीं है कि परवेज इलाही था, इन्होंने तो वो भी नहीं सुनी। इन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी जिसमें शेख रशीद को एक टीवी प्रोग्राम के अंदर
इमरान खान साहब कह रहे थे कि इस शख्स को तो मैं चपड़ासी भी ना रखूं, वो भी इन्होंने नहीं सुनी होगी। तो वो बात कि ये जगह को भी बाप बना लेते हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, ये मेरे ख्याल है हम क्रीज से आगे निकल करके मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कहा गया था कि मुझे किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ, ऑडियो में भी कोई इशू हो रहा है, मैं आपकी जानिब आता हूँ जनाब मन, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, इनकी ऑडियो जब तक बेहतर कर दें। बात अभी खत्म नहीं हुई सर, आपकी आवाज में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जरा काइंडली अगर आप लाउड बोलें। जी मैं तो बड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ जी, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और नींबू बांध दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं बिजली सस्ती नहीं कर सकता, कर्जों का बोझ बढ़ जाएगा। वो खुद कहता था कि जब गैस महंगी हो समझो वजीर आजम चोर है। आज वो उन्होंने पैरामीटर्स बदल लिए, आज गैस महंगी होती है तो वो कहते हैं कि ये जरूरत है, ये पिछलों का 70 साल का गंद है। भाई जो 70 साल के जिनसे हिसाब मांग रहे हो ना, उसमें अपने 5-5 बच्चे नहर में कोई नहीं फेंकता था। उस दौरे हुकूमत में आम आदमी को रोटी मिलती थी। उस दौरे हुकूमत में बिशप जैसा प्रोग्राम जिसको आपने किया है। राइट सर, मुझे वाइड अप की जाने की कॉल दी जाए, इससे पहले मैं अकरम चीमा साहब से इन बातों का जवाब ले लूं। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, मैं आपकी तरफ आता हूं। अकरम चीमा साहब, सर बिल्कुल इख्तितामी लम्हात शो के हैं, लेकिन ये मुझे बताइएगा, कराची के लिए बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन करके कुछ दिखाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। PTI के MNAs भी कराची ही से मुंतखब हुए हैं। वो वफाकी वज़रा जो मुख्तलिफ मावराए अक़ल बयानात की वजह से मुतनाज़ हैसियत डे 1 से इख्तियार किए हुए हैं, उनमें से भी अक्सरियत का ताल्लुक़ कराची से है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली ही एक अहम शख्सियत इस वक्त सदर मुमलिकत के मनसब पर मुतमक्किन है। उसके बावजूद सर सिर्फ उंगली उठाने के लिए पीपल्स पार्टी याद आती है, सिर्फ बात करने के लिए बात की जाती है, लेकिन करके अमली तौर पर कोई कुछ नहीं दिखाता। PTI के 14 या जितने भी MNAs हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़रा काइंडली अगर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह। हाँ आरफीन, इस वक्त अगर कराची शहर के अंदर कहीं पर कोई काम होता हुआ नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है। इस वक्त कराची शहर के अंदर वफाक के फंड से तकरीबन 600 से ज़्यादा स्कीमें चल रही हैं। अब इशू क्या है, जो सिंध गवर्नमेंट के इदारों का काम था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ा। जैसे गटर लाइन हम डाल रहे हैं, ठीक है, पानी की लाइनें हम डाल रहे हैं, गलियों को सड़कों को पक्का करने का काम हम कर रहे हैं। ये किसके काम है? 18वीं तरमीम का राग तो बहुत ज़्यादा लापा जाता है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम 18वीं तरमीम की बात की जाती है, 18वीं तरमीम पे हरफ ना आ जाए, 18वीं तरमीम पे हरफ ना आ जाए। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो जिम्मेदारियां इनकी हैं उसको भी आज कराची शहर के अंदर वफाक ओन कर रहा है, और वफाक वो सारे के सारे काम जो इनके कराने के थे वो सारे के सारे काम वफाकी फंड से कराची के अंदर हो। इत्तेफाक की बात है कि मैं आज जब ड्राइव करता हुआ आ रहा था और मेरी गाड़ी 3-4 गड्ढों में गर्क हुई और फिर बाहर निकली, उसी वक्त मैंने सोचा था, मेरे जहन में आपका चेहरा आया था, आपका मतलब PTI का, और मैंने एक एपिसोड प्लान किए। अब मैं जाऊंगा और जा करके वो कराची शहर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ 600 मंसूबे चल रहे हैं, बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं उस पर कंप्रीहेंसिव शो करूंगा और मेहमान मेरे आप ही होंगे। मैं आपको अभी तो आपकी सारी बातें मैं आपको वेलकम करूंगा और मैं एक एक स्कीम और एक एक काम आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि जहां पर वफाकी हुकूमत काम कर रही है और जो टोटल सूबाई गवर्नमेंट का मैंडेट है। और इनको आज का प्रोग्राम इसी के साथ हमारे मेहमानों से विदा लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अकरम चीमा साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से भी के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, जहमत गवारा की। अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।